नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर निर्णय पीसीएस में। हम लोग संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हमने दरअसल 1773 का एक्ट और 1781 और 1785 जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कह रहा है, 3 एक्ट हमने कवर कर लिए थे। और उसी क्रम में हम लोग अगला एक्ट देख रहे हैं जो 1751 का जो एक्ट आया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दरअसल 20 वर्ष के लिए फिर व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया था कि 20 वर्ष के लिए आप फिर व्यापार करिए। तो उसी क्रम में 1813 का एक्ट आ रहा है, उसके 20 वर्ष पश्चात ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इस एक्ट में दरअसल 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यह है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे व्यापारी भी जो ब्रिटेन से हैं वो व्यापार करेंगे, वो भी व्यापार कर सकते हैं भारत में, है ना। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, ऐसा मामला था। तो इसका मतलब यही हुआ कि अन्य कंपनियों को, अन्य यूरोपीय कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। दूसरी बात इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी, जैसे हम एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये एक अधिकार तो समाप्त किया गया, ब्रिटेन के दूसरे व्यापारियों को भी व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन चाय और चीनी पर, वो चाय और चीन से, सॉरी चीनी नहीं, चाय और चीन से ये एक अधिकार बना रहा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक अधिकार बना रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय और चीन से व्यापार करेगी, कोई और कंपनी नहीं। समझ रहे हो आपको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया था। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटेन के और भी व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। तो ब्रिटेन के और भी कंपनियों को या व्यापारियों को भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चाय और चीन का एक अधिकार बचा हुआ था। इसका मतलब यह है कि अन्य यूरोपीय कंपनियां चाय और चीन का व्यापार नहीं करेंगी, यह व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है। दूसरी बात यह थी इसमें कि ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन की खुली छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन की छूट दे दी गई। अच्छा, इसका मतलब पहले ईसाई नहीं आते थे? पहले आते थे। पहले उनको एक परमिशन लेना होता था और उस परमिशन के अनुसार कितने समय तक भारत में रहना है और क्या करने जा रहे हैं, ये सारी जानकारी देनी होती थी। उस आधार पर ईसाई मिशनरी भारत में आते थे। ईसाई मिशनरियों का मतलब ये है कि ईसाई धर्म के कुछ धार्मिक लोग होते थे जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का काम करते थे, ये इनको ईसाई मिशनरी किया जा रहा है। अब ये जो इनको एक अधिकार दिया गया, अब ये भारत में निवास कर सकते थे, है ना, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे, प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो ये 2-3 बातें मुख्य रूप से इस एक्ट के माध्यम से कही गई थी। दूसरा जो एक अगली और एक बात है कि स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की बात कर दी थी। जो स्थानीय सरकार हमने आपको बताई थी कि मद्रास और बम्बई जो एरिया थे, तो उनको स्थानीय जो गवर्नमेंट थी, स्थानीय सरकार थी, उनको कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था कि वो भी कर लगा सकते हैं। तो 1813 के एक्ट की मुख्य रूप से 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीनी का अधिकार बना रहा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई जो धर्म प्रचार कर सकते थे, और स्थानीय सरकारों को कर लगाने की बात कही। ये बात 1813 के एक्ट की हो जाती है।
चलिए नेक्स्ट टेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 1813 वाले एक्ट में फिर 20 वर्ष के लिए थोड़ा सा मामला टल गया था, और उसके अगले 20 वर्ष बाद फिर एक एक्ट आता है जिसको हम कह रहे हैं 1833 1833 का एक्ट। इस वाले एक्ट में भी 2-3 बातें हैं, समझ लेते हैं। इस वाले एक्ट में दरअसल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, है ना। मतलब क्या है, तो चाय और चीन का जो एकाधिकार था वो भी समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटेन की जो अन्य व्यापारी थे वो चाय, चीन, कॉफी, अफीम, मतलब सब तरीके का व्यापार कर सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन का भी समाप्त कर दिया गया। चलिए दूसरी बात ये कही गई इस वाले एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। हमने पढ़ा था 1773 के एक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब सीधी बात यह थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब उसका पूरा एक अधिकार संपूर्ण भारत पर कर दिया गया ये। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना वो था विलियम बेंटिंग। ये पहले गवर्नर जनरल के रूप में आया। 1833 के एक्ट में एक और बात कही गई कि भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की बात कही गई कि सिविल सेवाओं की जो परीक्षा होती हैं उन परीक्षाओं में भारतीयों को भी शामिल करने की बात कही गई। तो ये जो मुख्य रूप से 1833 का चार्टर एक्ट था। एक और बात ध्यान रख लेंगे कि जो मद्रास और जो बंबई, इनको विधायी कार्यों से वंचित कर दिया गया। विधायी कार्यों से वंचित कर दिया, मतलब ये बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, अब वो विधायी कार्य नहीं करेंगी। तो 1833 के एक्ट में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण व्यापार को खत्म कर दिया था, मतलब इसमें चाय और चीन का जो मामला बचा हुआ था 13 वाले एक्ट में वो भी खत्म कर दिया कि अब यहाँ से भी एकाधिकार समाप्त होता है। भारत के बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल करने की बात कही जरूर गई थी लेकिन इन्होंने शामिल किया नहीं था। ये अगले एक्ट में बात होगी 1853 वाले में। अगला है जो मद्रास बंबई की जो परिषदें थी उनको विधायी कार्यों से वंचित कर दिया गया था। तो ये 3-4 बातें 1833 के एक्ट की हो जाती हैं। उसके बाद हम अगले एक्ट की बात करते हैं कि 1853 का एक्ट। 1853 का जो एक्ट था इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद, तो इसका आकार बढ़ा दिया गया था, अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया। दूसरी बात, पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई। हमने कहा कि वहां 1833 वाले एक्ट में बात कही गई थी भारतीयों को, लेकिन किया नहीं गया। इस वाले एक्ट में शामिल करने की बात कही गई और किया भी गया। इस वाले एक्ट में एक बात महत्वपूर्ण कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 3 बातें मुख्य रूप से इस चार्टर एक्ट के माध्यम से समझने की बात कही गई। कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि संख्या बढ़ा दी गई थी।
गवर्नर जनरल के कार्यों को थोड़ा विस्तारित किया गया था। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, इस परिषद में स्थानीय लोगों को पहली बार शामिल करने की बात कही गई थी 1853 के एक्ट में। तो ये 1853 के एक्ट हो जाते हैं और यहीं पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो एक्टों की बात की जा रही थी वो समाप्त हो जाती है। आपने हमारे साथ 1803 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो एक्ट देखे थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1781 का सटल एक्टमेंट सटल एक्ट देखा और 1785 का ईस्ट इंडिया एक्ट देखा और 1751 का एक्ट देखा था। इन एक्टों की जो मुख्य मुख्य बातें थी हमने चर्चा कर दी थी और उसके बाद आपने 1813 का, 1833 का, 1885 एक्ट देख लिए। अब हम जो एक्ट आगे पढ़ेंगे वो क्राउन के अधीन एक्टों की बात होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।